फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज यहाँ हम साहित्यिक हिंदी इंटर क्लास का गद्य का 3rd चैप्टर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि हर चैप्टर को हम एक वीडियो में समाप्त कर देते हैं, वो भी बहुत ही डिटेल से समझाते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बच्चों 1-2 दिन में आपका गद्यांश पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम पद्यांश को भी शुरू कर देंगे काव्य वाले को, क्योंकि बच्चे उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, जो कि आपका ये जो गद्यांश और पद्यांश है फ्री का नंबर इंटर क्लास में रहता है। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बट अभी जो हमारे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि आपको साथ में जितने भी आपके क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं सारे उससे आपको सॉल्व करवाया जाएगा, और जितने भी हिंदी इंग्लिश हैं वो भी आपको लोग को जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश की भी वीडियो आएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ चैप्टर 3 है अशोक के फूल। जैसा कि आप जानते हैं अशोक का फूल जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ दिया गया है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पैराग्राफ आपका का है, इसे हम देखेंगे कि का पैराग्राफ में हमारा क्या है और किस हिसाब से इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में आज जिस शोभा और शोकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है, सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतर दिया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजकारी नुपर वाले चरणों के मृदुल आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों के अंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से फूट उठता था। जैसा कि आप लोग इसको देखें पैराग्राफ को, वैसे ये बहुत टफ ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो गद्यांश दिया रहता है उसका अर्थ ही नहीं निकल पाता है कि आखिर क्या कहा गया है इस गद्यांश में। बट इतना जाने कि अशोक का फूल आपके चैप्टर का नाम है, इसमें अशोक के फूल के महत्व को बताया गया है, और जो इसके लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखिए इसी पर आधारित यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं नीचे, यहाँ पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहता है कि गद्यांश पर संदर्भ लिखिए। अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया। तो ये जो इसमें है इसमें ही आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिलता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो से ही बताते आ रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, तो आप लोग जानते हैं अशोक के फूल की महत्वता की वर्णन की गई। फिर नेक्स्ट है आपका लेखक ने किसके विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ब्लैक डॉट से यहाँ तक दिया गया है मेरे बच्चों, यहीं तक के आप लोग को उसकी व्याख्या करनी है। ये नहीं कि ये भी ऊपर नीचे जो नहीं दिया गया वो उसका भी कर डालें, ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप लोग का एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। जितना क्वेश्चन कहे उतना ही आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। आइए देख लेते हैं इसका आंसर किस प्रकार से है। वैसे तो हमने बता दिया कि जो इसका क्वेश्चन है उसका आंसर इसी पैराग्राफ में आप लोग को मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए पहला है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश के अशोक के फूल नामक शीर्ष से उद्धृत है। यहाँ आप लोग अगर ये टफ वर्ड लग रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं, लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ देख सकते हैं, अशोक के फूल को महाकवि कालिदास ने सम्मान दिया। जैसा कि उसमें हमने बताया कि अशोक का ही चैप्टर है, अशोक फूल का ही बात इसमें कहा गया है। तो यहाँ जो कालिदास जी हैं उसको
ही कालिदास जी ने अशोक के फूल को क्या दिया है, सम्मान दिया है। अब देखिए यहाँ है प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय साहित्य और जनजीवन में अशोक के वृक्ष के महत्व का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ ये थर्ड वाला देख सकते हैं। फिर आपका फोर्थवा क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ देख लें। लेखक ने भारतीय साहित्य और जनजीवन में अशोक के फूल के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया। फिर यहाँ नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ देखिए, यहाँ उसकी व्याख्या की गई है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए, महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों में अशोक की जैसी मोहक छटा और सुकुमारता कोमलता का वर्णन किया, वैसा वर्णन इससे पहले के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यदि कहीं उसका उल्लेख मिलता भी है तो केवल नाम मात्र के लिए। भारतीय साहित्य में अशोक का यह प्रवेश इतना मोहक और आकर्षक है, जिला मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश का होता है। जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन का घर प्रथम आगमन गर्मापूर्ण पवित्र और कोमलता के साथ है, वैसे ही गर्मापूर्ण पवित्र और सुकोमल वर्णन करके कालिदास ने अशोक का भारतीय साहित्य में प्रवेश कराया। तो ये आपका था रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये बच्चों, इसको ये रटने की चीज़ नहीं कि आप लोग इसे रट लें, इसे बस आप लोग ध्यान से समझें कि इसमें आखिर क्या चीज़ कहा गया। आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ आपका नेक्स्ट पैराग्राफ खा चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ में यहाँ कहा गया है कि रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को मानो समुद्र कहा है, विचित्र देश है वाह। असुर आए, आर आए, शाक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे अनेक आर और आरतर उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक को भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बबूल की भी है, चंपे का भी है। सब क्या हमें मालूम है? अब देखिए, ये इसी पर क्वेश्चन यहाँ भी इसी पैराग्राफ पर दिया गया है। तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ किस हिसाब से पूछेंगे। पहला तो आपका यही रहता है कि गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। तो पहले आपको इतना हर चैप्टर को पहले पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है और इसके राइटर कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, भारत में कौन कौन सी जातियाँ आई। तो यहाँ अभी हमने यहाँ हमने बताया आपको गद्यांश में असुर आए, आर आए, शाक आए, हूड़ आए, नाग आए। तो मतलब यही पैराग्राफ में ही इसका मतलब आंसर दे दिया गया है। तो ये सब जो होता है एकदम फ्री का नंबर होता है। बस आप लोग पहले से अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग एग्जाम टाइम में अगर थोड़ा सा भी इसे रिवाइज कर लेंगे तो एक भी पैराग्राफ आपका नहीं छूटने वाला है, फुल मार्क्स पाएंगे। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको मिलेगा। अब फिर यहाँ देखें, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आइए हम देख लेते हैं कि कहाँ है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। यहाँ हमने तो पहले ही आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको पैराग्राफ में उकड़ कर हेर कर लिखना है आंसर को। तो आइए अब इसको हम आपको डिटेल से सही से बता देते हैं। प्यारे बच्चों, आ गया है क्वेश्चंस का आंसर। तो यहाँ पहले है संदर्भ। तो आपका है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल हैं। फिर हमने वहाँ क्वेश्चन था कौन कौन सी जाति आई, पैराग्राफ में ही दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं असुर, आर, शाक, हूड़, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि जातियाँ भारतवर्ष में आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है। वो था क्वेश्चन क्या था, रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी। तो यहाँ देख सकते हैं रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृत के स्वरूप का वर्णन किया गया। उसमें पूछ लेते हैं किसका इसमें वर्णन किया गया। तो सभ्यता एवं संस्कृत का स्वरूप के वर्णन की गई। फिर था नेक्स्ट रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो यहाँ देख लें, देखिए हिंदू के विषय में ऐसी मान्यता रही है कि किसी समय में भारत
आर जाति के लोग हिंदू कहलाएं। लेखक इस बात से सहमत नहीं है। उनका मत है कि प्राचीन काल में असुर, आर, शाक, हूण, नाग, यक्ष और गंधर्व आदि जातियां आकर बस गई। कालांतर में इन सभी जातियों की परंपराएं, विश्वास, रीति और नीति परंपरा के एक दूसरे से प्रभावित हुई, जिससे यहाँ इन सब की एक मिलीजुली संस्कृति विकसित हो गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ आर आए, बट यहाँ जो लेखक है वो इस बात से सहमत नहीं है। वो कह रहा है कि यहाँ कई जातियाँ आई जो मिक्सअप होकर एक मतलब रीति रिवाज की परंपरा को प्रभावित की, एक मतलब रीति रिवाज को अपना ली। तो इन्होंने कहा कि एक ही चीज़ की मतलब एक ही जाति की यहाँ मतलब वो नहीं थी सहभागिता, यहाँ कई जातियों की सहभागिता थी। यह संस्कृत न शुद्ध असुरी थी, न शुद्ध आर, न सकी, न हूण, न नाग्य, न अच्छिय और न गंधर्व, बल्कि यह सभी संस्कृतियों के धारणीय तत्वों का आदर्श समन्वित रूप थी। यही हिंदू संस्कृति के नाम से जानी गई। यहाँ आई, आर और यातर जातियों के जीवनोपयोगी तत्वों का अद्भुत मिश्रण है। तो ये आपका रेखांकित अंशों की वही जो वहाँ पैराग्राफ में कहा गया था बात, बस थोड़ा सा चेंजेस करके वही बात को यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या में भी कही गई है। अब यहाँ देखते लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है आपका गा। बस एक दो पैराग्राफ और है, बस आपका ये चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों की धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध क्या है? विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जानने की इच्छा जिसे कहते हैं, जानने की इच्छा उसे कहते हैं जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के सामने सब कुछ को हजम करने के बाद भी है। तो ये जो पैराग्राफ है प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, ये 2019 में सीएम और सीएस और सीयू सेट में आ चुका है ये पैराग्राफ। तो इसे ज़्यादा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन किस। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से यहाँ पूछे गए हैं। देखिए पहला है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, अभी पैराग्राफ में हमने आपको बताया। और यहाँ थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, और धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पैराग्राफ है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा ध्यान से देखें। इसका क्वेश्चंस का आंसर देख लिए। यहाँ पहला तो आपका यही रहेगा संदर्भ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि अशोक के फूल आखिर किस विधा में आती है, नाटक है, निबंध है, क्या है। तो आप लोग के यहाँ देखिए इसे जानना जरूरी होगा कि अशोक के जो फूल है वो निबंध आपकी क्या है, निबंध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है। यहाँ यही क्वेश्चन था मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो क्या है, निर्मम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है। ये तो आपका आंसर का हो गया। अब लास्ट का क्वेश्चन का आंसर यहाँ है लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया। ये आपका था आंसर। अब यहाँ पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन एक और बच गया है। यहाँ मनुष्य ने नई शक्ति कैसे पाई, तो संघर्षों से पाई है। और धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या होगा, तो धर्माचारों मतलब धर्म का प्रचार करने वाले, तथा विश्वासों का अर्थ है निश्चित धारणा, जो निश्चित धारणा करते हैं उसे विश्वासों का अर्थ कहते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। था पैराग्राफ खा में रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करनी थी, तो यहाँ देख लेते हैं। इस संसार में
व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह उसके प्राण है। अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है। व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसकी रक्षा के लिए वह कितनी भी क्रूर, निर्मम, पापपूर्ण, घृणित कार्य कर सकता है। उसका अपने प्राणों के प्रति यही मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है। लेखक ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहते हैं कि आज व्यक्ति का जीवन छल छद्म से परिपूर्ण हो गया, इसलिए उसके अपने आचरण से लेकर दैनंदिन के कार्यों में कोई पवित्रता अथवा शुद्धता नहीं रह गई। यही कारण है कि आज प्रत्येक वस्तु में मिलावट मिलती है। व्यक्ति का चरित्र भी उससे अछूता नहीं रह गया। लूटपाट, रिश्वतखोरी, छेड़छाड़, कदाचार आदि दिनों दिन बढ़ते जाने के कारण भी यही है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में यदि कहीं शुद्धता शेष है तो वह उसकी दुर्दम जिजीविषा अर्थात किसी भी परिस्थितियों में उसकी जीने की लालसा। वह अपने जीने की रक्षा पूरी ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता से करते हैं। तो ये था आपके पैराग्राफ का रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस का। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि मनुष्य की दुर्दम निर्मम विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वहाँ मनुष्य को क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आंसर है दुर्दम निर्मम मतलब क्रूर विचारधारा। फिर है मनुष्य ने संघर्ष से नवीन शक्ति की प्राप्त की। धर्मचारों का अर्थ था यहाँ धार्मिक परंपरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विश्वासों तो निश्चित धारणा। तो आपको इतना समझ में आया। आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है आपका। देखिए घा आपका है, यहाँ ध्यान से दीजिए, देखिएगा। देखिए, मगर उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। बदलती है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदलते हैं तो बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का शावेक धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक के फूल तो उसी मस्ती में ही हंस रहा है। पुरानी चित्त में इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने ही यहाँ क्या है पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती उतनी ही तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहा अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो बच्चों ये आपका पैराग्राफ घा था। तो इसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। तो हम एक बार आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि जो आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में बोर्ड में आता है तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपका पैराग्राफ का फंस सकता है। एक आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थर्ड चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे ज़्यादा ध्यान से अगर पढ़ते रहेंगे तो माइंड में आपका जो ये क्वेश्चन इसका सबका आंसर है वो माइंड में एकदम से क्लियर हो जाएगा और समझ में भी काफ़ी अच्छे से आएगा। तो आइए देख लेते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन है इसका। देखिए आपका क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। पंडिताई किस प्रकार का एक बोझ है, इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर लास्ट क्वेश्चन 2 है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इन सब का आइए हम देख लेते हैं आंसर किस प्रकार से है। बच्चों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। देखिए प्यारे बच्चों, संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है।
यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विद्युत से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है, अतः पंडिताई अहंकार रूप में एक बोझ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहे हैं। यही क्वेश्चन था कि लेखक ने किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रही है, तो मनुष्य की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो आपका इतना ही है इस पैराग्राफ का, आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, लेखक पंडिताई को एक बोझ मानता है क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है। पंडिताई की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही टूटता है। जब तक यह पंडित व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप रहता तभी तक उलझन है, किंतु जब व्यक्ति में या व्यक्तित्व में घुल मिलकर उसका एक भाग बन जाता तब वह हल्का हो जाता और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि दे देता। तो बच्चों, ये इसमें क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ में कहने की कोशिश या कह रहे हैं कि लेके कि अगर अहंकार मतलब अहंकार है तो वो एक पंडिताई का रूप ही है। अगर आपके अहंकार रहेंगे, अहंकार में आप चूर चूर रहेंगे तो आपको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। बट अगर आप सभी लोगों की तरह बनेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो अपने अहंकार को भी मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग को हर जगह खुशियाँ ही मिलेंगी, इसलिए अहंकार को आप लोग को त्यागना चाहिए। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर का लास्टवा पैराग्राफ बचा हुआ है। इसी वीडियो में ये समाप्त होने जा रहा है चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, अगर पसंद आ रहा है यह वीडियो, समझ में आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आइए देख लेते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ। देखिए, जो लास्ट पैराग्राफ है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। ये भी पैराग्राफ बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वाद सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती। शायद अशोक से भी उसका स्वाद नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती है सारा संसार स्वाद का अखाड़ा ही तो है। आइए क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखिए ब्लैक्स जो है इतना ही आपको इसकी व्याख्या करनी है। फिर यहाँ है संसार, देखिए सारा संसार स्वाद का अखाड़ा ही है, इसे स्पष्ट करना है। लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा। फिर यहाँ लास्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है। यहाँ है प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या है। लेखक का कहना है कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, यह केवल उतनी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही लोगों को से संबंध स्थापित करती है जब तक उसका किसी से स्वार्थ नहीं है। मतलब यह दुनिया वाकई बहुत ही लालची हो चुकी है, स्वार्थी है। जब तक को लोग एक दूसरे से मतलब नहीं बोलते, जब तक उसमें उनकी भलाई नहीं छुपी होती है, स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है, तब तक यह दुनिया में रहने वाले लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते। यही इसमें लेखक ने बात को उद्देश्य लोगों को तक पहुंचाने का इन्होंने वर्णन किया है इसमें। देखिए, तब तक वह मानो किसी को पहचानता तक नहीं, वह लोगों के विषय में जानकारी तभी तक रखता जब तक उसका उस व्यक्ति से स्वार्थ है। स्वार्थ की सिद्धि हो जाने पर पहचानता तक नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ आंसर है, इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपका यहाँ आंसर पहला था संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो इसे स्पष्ट करना था। तो है प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि सारा संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए लगा हुआ, अपने स्वार्थ के अतिरिक्त किसी की कोई चिंता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट दो क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने उन रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों की आलोचना की जो अशोक के फूल का सही वर्णन भूल गए। यह केवल उन्हीं की बातों को याद रखते हैं जिससे उनकी स्वार्थ सिद्धि हुई। मतलब अशोक का फूल में महक नहीं होती है, पर अशोक का फूल जो होता है बहुत ही सुंदर होता है। तो यहाँ वही लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो लेखक और सभी लेखक हैं वो इसकी वर्णन को कहीं किए ही नहीं, इसका वर्णन
मतलब इसमें कोई उनको दिलचस्पी दिखी ही नहीं, कोई स्वार्थ इनका मतलब इसमें था ही नहीं, इसलिए इनको मतलब स्वार्थ ही नहीं जब सिद्ध हुआ इनका, तो इन्होंने लोगों ने इसका वर्णन ही नहीं किया। यही यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वो सब स्वार्थी थे। मतलब इसका भी हर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है, हर चीज़ के अंदर एक ना एक हुनर होता है। बच्चों, आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा हुनर होगा। फिलहाल चाहे जो भी आप लोग को चाहे जैसा भी बोले कि आप ऐसे हैं वैसे नकारे हैं, नहीं पढ़ना लिखना जानते, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में हर लोगों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ हुनर छुपे होते हैं। तो उस हुनर को हम लोग को ही पहचानना ही होगा कि आपके अंदर कैसी हुनर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आंसर। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने रचनाकार द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह चैप्टर भी आपका अशोक का फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित या आज चैप्टर समाप्त हो रहा है। लास्ट जो और 2-3 चैप्टर बचे हैं, बस फिर गद्यांश आपका समाप्त हो जाएगा इंटर क्लास का। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप लोग की स्टडी अच्छे से चलती रहे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट